तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 मार्च को। तो हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो रहेगी इस बार की थीम क्या है? महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाएं, इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। आपको बता दूं पहली बार इस दिवस को हमने 28 फरवरी 1909 में मनाया था। फिर 1975 में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने 8 मार्च को इस दिन को मनाना शुरू किया। तब से हम इसे 8 मार्च को ही मनाते आ रहे हैं। ये क्या है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। अब आप कहोगे भारत में भी तो हम महिला दिवस मनाते हैं जिसे हम नेशनल वुमेन्स डे यानी कि राष्ट्र महिला दिवस कहते हैं। वो कब मनाते हैं हम? 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की जयंती के उपलक्ष्य में, जो कि कौन थी? हमारे देश की पहली महिला गवर्नर थी, उत्तर प्रदेश की थी। वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर बनी थी। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 मार्च को। तो भारत में हर साल 7 मार्च को ये जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है जेनेरिक दवाओं के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और इस बार ये 6ठा जन औषधि दिवस मनाया गया। पहली बार इसे 7 मार्च 2019 में मनाया गया था। और जन औषधि सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से लेकर 7 मार्च तक। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, नेचुरोपैथी डे, तो आंसर करना 18 नवंबर को। आपको याद होगा नॉर्थ ईस्ट भारत का जो पहला नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है वो कहां पे खुला है? असम में खुला है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में IAA गोल्डन कंपास अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा श्रीनिवास स्वामी। अच्छा, ये IAA का क्या फुल फॉर्म हो गया? इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन। और ये श्रीनिवासन स्वामी कौन है? तो एक मार्केटिंग सर्विस कंपनी है RK स्वामी, ये उसके CMD हैं, जिनको भी ये IAA गोल्डन कंपास अवार्ड दिया गया। कहां पे दिया गया? तो मलेशिया के पेनोंग में जो अभी 45वां IAA वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन हुआ था वहीं पे। और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहले बार किसी भारतीय को यह अवार्ड मिला है, इसलिए ये प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको करा रहा हूं क्यों मिला इनको ये अवार्ड। तो नाम से क्लियर है, मार्केटिंग के क्षेत्र में, एडवर्टाइजिंग और मीडिया के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको ये सम्मान मिला होगा। तो सम्मान का नाम याद रखेंगे, अवार्ड का नाम याद रखेंगे। IAA गोल्डन कंपास अवार्ड इसका नाम है। पहले भारतीय बन गई अवार्ड पाने वाले इनका नाम है श्रीनिवास स्वामी। बाकी देखो आपको याद है डॉक्टर प्रदीप महाजन, अभी 2024 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला इनको। डॉक्टर अदिति सेन डे 2023 का GD बिरला पुरस्कार मिला। तो प्यारे लाल शर्मा लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड इनको मिला था। तो ये भी आप ध्यान में रखना। अभी बिल्कुल लेटेस्ट अवार्ड या मैंने आपको बताया, रिवाइज करवाए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में भारत का पहला सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म ये किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो आप सबको पता होगा, इसका उत्तर होगा केरल। ये वैसे हमने कई बार पढ़ा है, जब इसकी घोषणा हुई थी तब हमने पढ़ा था, लेकिन अभी फाइनली इसको लॉन्च कर दिया गया। पहले OTT का मतलब जान लो क्या होता है। ओवर द टॉप इसकी फुल फॉर्म होती है। OTT प्लेटफॉर्म किन्हें कहते हैं? तो जिस तरह से आप मोबाइल में मूवीज देखते हो, जैसे कि नेटफ्लिक्स पे, डिज्नी हॉटस्टार, इन पे मूवीज वगैरह देखते हो, तो ये OTT प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। और ये भारत का पहला सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म होगा। इसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी केरल के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन साहब, इन्होंने अभी तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरल की कैपिटल है, वहां पे भारत का पहला सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और उसका नाम क्या रखा है? सी स्पेस इसका नाम रखा है। और सी स्पेस का प्रबंधन यानी कि इसका मैनेजमेंट ये केरल राज्य फिल्म विकास निगम के द्वारा किया जाएगा। और इस प्लेटफॉर्म में आपको इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट दोनों आपको मिलेंगे। तो बस ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि भारत का पहला सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म किस राज्य में अभी लॉन्च हुआ? केरल में लॉन्च हुआ। और उसका नाम जरूर याद रखना, नाम क्या है? सी स्पेस इसका नाम है। हो सकता है OTT की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ले, तो ओवर द टॉप ये फुल फॉर्म भी आप ध्यान में रखें। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि गेल की भारत की पहली लघु LNG इकाई का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा विजयपुर में। तो हमारे जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, अभी उन्होंने भारत की पहली लघु LNG इकाई का उद्घाटन किया। कहां पे? मध्य प्रदेश के विजयपुर में। LNG मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और अभी हरदीप सिंह पुरी जी ने 17 राज्यों में 201 CNG स्टेशनों का भी उद्घाटन किया। वैसे हमारा लक्ष्य है 2030 तक लगभग 17,500 CNG स्टेशन खोलना और 120 मिलियन PNG कनेक्शन करना। PNG मतलब पाइप्ड नेचुरल गैस और CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
और एलएनजी मतलब हमने कहा लिक्विफाइड नेचुरल गैस, मतलब इसमें जो नेचुरल गैस है वो लिक्विड फॉर्म में होती है और ये कोयले की तुलना में 40% कम CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। इसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, तो 85 to 95% इसमें मीथेन गैस होती है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि पूर्वोत्तर का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये कहां पे स्थापित किया गया था, तो आंसर याद रखना असम में। गेल की बात करते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड फुल फॉर्म होती है और स्थापना होती है 1984 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है, CMD कौन है, संदीप कुमार गुप्ता है। और मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि अभी गेल के साथ यूनाइटेड अरब अमीरात ने 10 सालों के लिए LNG समझौता किया था। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी, तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का परीक्षण करेगा और जिस मेट्रो लाइन पर ड्राइवरलेस ट्रेन का परीक्षण होगा उसे येलो लाइन कहा जाता है। कितनी लंबी होगी ये लाइन जिस पे इसका परीक्षण होगा, 18.8 किलोमीटर है, जो कि आरवी रोड को बोमसंद्रा से जोड़ेगी। और इस ड्राइवरलेस मेट्रो कोचेस का निर्माण कौन कर रहा है, एक तो याद रखना मेक इन इंडिया पहल के तहत इनका निर्माण हो रहा है। कर कौन रहा है, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, किसके साथ मिलकर के, चीनी फर्म है नॉनजिंग पुजेन कंपनी लिमिटेड के साथ। और अगर मैं आपसे पूछूं भाई, ये तो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन होगी जिसका भी बेंगलुरु में परीक्षण होगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि दुनिया में पहली ड्राइवरलेस ट्रेन को किसने लॉन्च किया था, तो जर्मनी ने। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी मार्च 2024 में किस राज्य ने विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की, तो आंसर होगा झारखंड। तो अभी झारखंड सरकार ने अभी 6 मार्च को विधवा महिलाओं को शादी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की है और इसमें विधवा महिलाओं को दोबारा शादी करने के लिए 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। तो इस योजना से समाज में ऐसी महिलाओं को फिर से विवाह करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा जो बिना पति के अकेले जीवन व्यतीत कर रही है। वैसे झारखंड ही ऐसा राज्य नहीं है जिसने इस तरह की योजना शुरू की है, और भी कई राज्यों में इस तरह की योजना चलती है जैसे हिमाचल प्रदेश, केरल वगैरह में, लेकिन अभी इसको शुरू किया मार्च में किसने, झारखंड ने। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा उन्नति योजना 2024 को मंजूरी दे दी गई है। तो आपसे पूछ रहे हैं उन्नति योजना के लिए 10 वर्षों के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, तो आंसर होगा 10,037 करोड़ रुपीस। अब क्या है ये उन्नति योजना, तो इसकी फुल फॉर्म आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो उत्तर पूर्वी भारत में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है और आगे आने वाले 10 सालों के लिए इसे 10,037 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए। और इसके लिए नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है किसे बनाया जाएगा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री को, यानी कि वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय को। अच्छा, उन्नति नाम से मैं आपको याद जरूर दिलाना चाहूंगा कि अभी दिल्ली पुलिस ने कुछ समय पहले ही उन्नति नाम से एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था, तो उसका नाम भी उन्नति था, ये भी उन्नति है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसे ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया, तो आंसर होगा पंक्ति पांडे को। तो एक्चुअली में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 8 मार्च 2024 को, जब हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, तो उसी मौके पर इन्होंने नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 को पुरस्कार प्रदान किए। इसमें 23 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए, 20 श्रेणियों में, 20 कैटेगरी में ये पुरस्कार दिए गए। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको नाम बता रहा हूँ, वैसे तो पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा दी आपके सामने। जैसे कि आपने नाम सुना होगा जया किशोरी जी का, सर्वश्रेष्ठ रचनाकार की श्रेणी में इनको पुरस्कार मिला। गायिका मैथिली ठाकुर, आपने नाम सुना होगा, बिहार की हैं ये बच्ची। सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर कैटेगरी में इनको पुरस्कार मिला। गौरव चौधरी सर्वश्रेष्ठ निर्माता का, निश्चय सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर का, अंकित बयानपुरिया सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य और फिटनेस निर्माता का, नयन देशमुख सर्वश्रेष्ठ रचनाकार, कविता सिंह भोजन कैटेगरी में, आरजे रौनक, रणवीर। तो ये सारे नाम तो मैंने आपको वो बताया जो आपको याद होंगे या हो सकता है आपने सुने हुए हों, यूट्यूबर्स हैं ये बड़े बड़े सारे। बाकी और भी मैंने लिस्ट यहाँ पे लगा दी है, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार रीड कर सकते हैं। तो अवार्ड किसने दिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए, पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 इन्हें बोलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार किस देश को प्रदान किया गया? तो आंसर होगा भारत। तो अमेरिका में दी मीजल्स एंड रुबेला पार्टनरशिप के द्वारा आयोजित एक समारोह में भारत को मीजल्स एंड रुबेला चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया और भारत को यह पुरस्कार खसरा और रुबेला रोग की रोकथाम के प्रयासों के लिए दिया गया है। खसरा क्या है? तो ये एक संक्रामक रोग है, वायरस से होता है। कौन सा वायरस? मॉर्बिली वायरस के कारण होता है। इससे शरीर में छोटे छोटे लाल लाल धब्बे हो जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं। और जो रुबेला है वो खसरा का ही एक प्रकार है। रुबेला को जर्मन खसरा भी कहा जाता है और अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा भी था कि भूटान ने रुबेला को समाप्त कर दिया था। तो ध्यान रखना, खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार किस देश को प्रदान किया गया? तो भारत को। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुधा मूर्ति को किस सदन के लिए नॉमिनेट किया है? तो आंसर होगा राज्यसभा। तो सुधा मूर्ति ये कौन है? तो आप जानते हो इन्फोसिस के जो को फाउंडर है नारायण मूर्ति जी, उनकी वाइफ है ये। और अभी इन्हीं को हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। तो सुधा मूर्ति ये इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष भी है, उसके साथ साथ एक टीचर भी है और एक राइटर भी है। ये कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। 2006 में पद्मश्री इनको मिल चुका है, अभी 2023 में पद्म भूषण इनको मिला था। और मैं आपको याद दिला दूं, अभी 2024 में ही सुधा मूर्ति जी और नारायण मूर्ति जी के ऊपर एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है एन अनकॉमन लव। इसको लिखा है चित्रा बनर्जी ने। वहीं इन्फोसिस की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1981 में और हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। अच्छा, राज्यसभा की बात करते हैं थोड़ी सी। पहले तो ये बात करते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80। और मैंने इसी तरह से आपको याद कराए थे आर्टिकल, 3 आर्टिकल लगातार याद रखो, आर्टिकल 79, 80 और 81। तो 79 में संसद के बारे में है, 80 में राज्यसभा और 81 में हो जाएगा लोकसभा। ऐसे याद कर लो, सरला, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 250। वर्तमान में 245 है, जिसमें से 233 तो इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। लेकिन याद रखना, राज्यसभा में एसटी और एससी के लिए कोई सीटें आरक्षित नहीं होती हैं। ये एक स्थायी सदन होता है जिसका विघटन नहीं होता और राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे साल रिटायर्ड होते रहते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और आपको याद हो तो इसी साल के स्टार्टिंग में जनवरी में ही हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति जी ने सतनाम सिंह संधू को भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में स्लाइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा नयनतारा को। ये साउथ एक्ट्रेस है नयनतारा और इन्हीं को स्लाइस ने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? सी डिफेंडर्स 2024। भारत और अमेरिकी तटरक्षक बलों के बीच में हुआ ये 9 से लेके 10 मार्च 2024 तक। कहां पे हुआ? अंडमान निकोबार के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में हुआ। अच्छा, वैसे आप अगर जानना चाहो कि अमेरिका के साथ हम और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, तो अमेरिका के साथ अभी हमने सेल्वेक्स नाम का एक्सरसाइज किया था पिछले साल। वज्र प्रहार एक्सरसाइज करते हैं, तारकश एक्सरसाइज किया हमने, कोप इंडिया एक्सरसाइज का आयोजन किया, एक टाइगर ट्रियम्फ करते हैं, युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज करते हैं, मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं। खैर, मालाबार तो क्वाड देशों के बीच में होता है जिसमें भारत अमेरिका के साथ साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया भी होता है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली भारत और अमेरिका के साथ कौन कौन सी करते हैं। अभी लेटेस्ट इनके बीच में कौन सी हुई ये हमने देखा, सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज। कहां पे हुई वो भी हमने देख लिया, अंडमान निकोबार के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में। अब मैं आपको 2024 में जो एक्सरसाइज भारत ने आयोजित की है, जिन जिन देशों के साथ की है, कौन सी की है, कहां पे की है, वो सारी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं भारतीय तटरक्षक बल के बारे में, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के बारे में। तो स्थापना होती है 1978 में, हेडक्वार्टर मिलेगा नई दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश पाल है। और भारतीय तटरक्षक बल दिवस, इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? याद रखना, 1 फरवरी को। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति, ये कहां पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा जैसलमेर में। तो भारत की तीनों सेनाओं ने, यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तो ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित
एशिया का सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में भारत शक्ति नाम से सबसे बड़ा अभ्यास आयोजित कर रही है। और इस अभ्यास की खास बात क्या है कि इसमें केवल स्वदेशी यानी कि भारत में ही निर्मित हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा। और इसमें हमारे जो दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान, उनके साथ तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। वो कौन कौन है, जैसे कि थल सेना में बात करेंगे तो मनोज पांडे हो गए, नौसेना में बात करोगे तो आर हरि कुमार हो गए और वायुसेना में विवेक राम चौधरी हो गए। तो ये आप ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 यानी कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024, इसमें फर्स्ट प्राइज किसने जीता? तो आंसर होगा यतिन भास्कर दुग्गल ने। तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल ने पहला पुरस्कार जीता, जबकि तमिलनाडु की वैष्णा पिचाई ने दूसरा पुरस्कार और राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने तीसरा पुरस्कार जीता। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 की। अभी 9 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2024 तक पूरे देश में इसका आयोजन किया गया था। बाकी समापन नई दिल्ली में हुआ। थीम क्या रही? युवाओं की आवाज, राष्ट्र परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्त, यानी कि यूथ वॉइस एंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये है क्या? तो युवाओं को संसदीय और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की समझ से लैस करने के लिए ये एक कार्यक्रम है। आपको बता दूं, इस बार तो इसका ये 5वां संस्करण हुआ, लेकिन पहला संस्करण इसका हुआ था 2019 में। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपसे पूछ रहे साहित्य अकादमी के द्वारा विश्व के सबसे बड़े साहित्योत्सव का आयोजन ये कहां पे किया जाएगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो भारत में राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसी उपलक्ष्य में साहित्य अकादमी के द्वारा साहित्योत्सव को इस बार विश्व के सबसे बड़े साहित्य उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और इस साहित्योत्सव का आयोजन की बात करें तो 11 से लेकर 16 मार्च 2024 तक इसका आयोजन हो रहा है। साहित्य अकादमी की स्थापना की बात करोगे तो 12 मार्च 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? कई बार मैं आपको बता चुका हूं। तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 तो आपके संविधान की 8वीं अनुसूची वाली हो गई और बाकी 2 हो गई अंग्रेजी और राजस्थानी। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक हैं। अभी बिल्कुल लेटेस्ट अगर हम बात करें तो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? संजीव को मिला था उनके ऊपर मुझे पहचानों के लिए। और अंग्रेजी का मिला था नीलम शरण गौर को रेक्यूम इन रागो जानकी के लिए। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी किस देश ने युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया? तो आंसर होगा म्यांमार। तो म्यांमार की सेना ने अभी सभी युवाओं के लिए सैन्य सेवा को अनिवार्य कर दिया। तो इसके बाद अब युवाओं को किसी भी नौकरी से पहले सैन्य सेवा करना होगा, आर्मी में जाना होगा। तो अभी सेना ने कहा कि 18 से लेकर 35 वर्ष के आयु के सभी पुरुषों और 18 से लेकर 27 वर्ष आयु की सभी महिलाओं को 2 साल तक सेना में सर्विस करनी होगी। यह आदेश सेना में सैनिकों की कम होती संख्या को देखते हुए दिया गया है और अगर लोग ऐसा नहीं करते तो 5 साल की जेल की सजा होगी। आपको बता दूं कि 2021 में तख्ता पलट के बाद से ही सत्ता सेना के हाथों में है वहां पे। अच्छा, म्यांमार की कैपिटल क्या होती है? नेपिटो होती है और यहाँ की करेंसी है म्यांमार क्यात। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 113वें स्थान पे। इंडेक्स का नाम है वुमेन्स बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2024। किसने जारी किया है? वर्ल्ड बैंक ने। और 2024 में ये इसका 10वां संस्करण है और इसमें भारत 74.4% स्कोर के साथ 113वें स्थान पर है टोटल 190 देशों में से। और आपको बता दूं इस रिपोर्ट में भारत के लिए क्या बताया गया कि भारत में महिलाएं जो हैं वो पुरुषों को दिए गए 60% कानूनी अधिकारों का आनंद लेती हैं। मतलब भारत में अगर पुरुषों को 100% कानूनी अधिकार मिल रहे हैं तो उसमें से मात्र 60% ही महिलाओं के लिए है या उनको प्राप्त हो रहे हैं, जो वैश्विक औसत का, जो ग्लोबल एवरेज का 64.2% से भी कम है। और ये जो इंडेक्स इन्होंने तैयार किया है जिसमें भारत हमने देखा 113वें स्थान पर है। और टॉप पर आप पूछोगे तो टॉप पे एक देश नहीं है, कई सारे देश आते हैं। वैसे मैंने लिस्ट आपके सामने लगा दी है तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन आप भारत की रैंक जरूर याद रखना 113 है। और इस इंडेक्स को 8 संकेतकों को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। अब इसको जारी वर्ल्ड बैंक ने किया है
तो वर्ल्ड बैंक की स्टैटिक हम देखें तो स्थापना होती है 1944 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। और हेड कौन है? अजय बंगा है। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया था, भारतीय मूल के हैं, तो इनका नाम ध्यान। अच्छा, फिर आपसे पूछ रहे अभी किस राज्य ने या यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। तो अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये ऑपरेशन कामधेनु को शुरू किया है। अब पूछोगे आप इसका उद्देश्य क्या है? तो मवेशी तस्करी पर रोक लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें पशु तस्करों की गतिविधियों की जांच के लिए एक रणनीति तैयार की जाएगी और इसका मुख्य उद्देश्य न केवल तस्करी गतिविधियों से निपटना है बल्कि इन अवैध कार्यों के पीछे जो मास्टरमाइंड है उसको भी पकड़ना है। तो सिंपल से याद रखेंगे, वन लाइन में ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया जम्मू कश्मीर पुलिस ने। फिर आपसे पूछा कि अभी मार्च 2024 में मॉरिशस के राष्ट्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी 11 से लेकर 13 मार्च तक मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर हैं और 12 मार्च को ये मॉरिशस के राष्ट्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं। और इस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2000 के बाद मॉरिशस के राष्ट्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाली 6वीं भारतीय राष्ट्रपति बनेंगी। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य में एक एआई केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया है और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भारत में पहला एआई केंद्र होगा। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में कैबिनेट ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कौन से मिशन को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा इंडिया एआई मिशन। तो पूरे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दे दी है और इसके लिए कैबिनेट ने 10,372 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। तो इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स एआई के ऊपर वर्क कर सकेंगे और इन सब के लिए फंड की जरूरत पड़ेगी, तो ये फंड उसी के लिए है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र को गति देने के लिए पूरे देश में भारत एआई नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे और देश में कंप्यूटिंग क्षमता को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाएगा और इस मिशन के लिए कई शहरों में डेटा और एआई लैब्स। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 97वां देश 97 नंबर का देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा पनामा। तो पनामा देश याद रखना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अनुमोदन करने वाला 97 नंबर का सदस्य देश बन गया है। यह आपको कहाँ मिलेगा? तो आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इन दोनों को बीच में जोड़ने वाला जो इस्थमुस होता है, जैसे इंग्लिश में इस्थमुस बोलते हो या फिर हिंदी में आप बोलते हो भूडमरू, तो ये उन दोनों कॉन्टिनेंट को जोड़ने का काम करता है। बिल्कुल बीच में आपको मिलेगा, जिसकी कैपिटल होती है पनामा सिटी। आप मैप में भी देख सकते हो। प्रेसिडेंट है लॉरेंटिनो कोर्टिजो। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर बात करें तो आपको बताया 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के COP 21 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उस वक्त जो फ्रांस के राष्ट्रपति हुआ करते थे होलांद, उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी और इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक 1000 गीगावाट सौर क्षमता हासिल करना। मुख्यालय आपको इसका मिलेगा गुड़गांव में और इसके डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर।